जय हिंद दोस्तों, डीके आईगीएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी आई है उसी के बारे में हम लोग टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या हाइट लग रहा है, क्या सिलेबस रहेगा और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है। और ये जो वैकेंसी अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये वैकेंसी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल बटन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो रेलवे भर्ती से रिलेटेड आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ये जो नोटिस है कल से ही सर्कुलेट हो रहा है और ये नोटिस कोई गलत नहीं है, ये ओरिजिनल नोटिस है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो जो पहले हम जांच करता हूँ कि जो अच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेक भी न्यूज चल रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक है, ठीक है। ये 2/1/2024 न्यू दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लेटर इशू हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए इशू हुआ है, तो ये जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ, ठीक है, यानी आरपीएफ वैकेंसी को लेकर ही ये लेटर इशू हुआ है। तो नया साल पर नया पैगाम, न्यू भर्ती का आना अब शुरू हो चुका है। रेलवे में न्यू भर्ती को से ना होने की वजह से बहुत छात्र हताश हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद ये खुशखबरी मिली है, 2024 में आपको देखने को मिल रहा है कि 5 साल लगभग होने है, तब जाकर आपको न्यू वैकेंसी को लेकर अब अपडेट आई है, ठीक है। तो नया साल में आपको आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो पहले जो लेटर आया था, जो कमेटी गठित हुई थी, तो उस समय भी हमने बताया था आपको कि अगर रेलवे में वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले किनका आएगी, तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का आएगा। उसके बाद ही और भी पोस्ट का, जैसे एलपी टेक्नीशियन, ये सब का जो वैकेंसी इसके बाद आनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि इनमें वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो इनमें जो वैकेंसी रहने वाली है, अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट में लिखा गया है, तो प्रोसीड्योर फॉर रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आरपीएफ आरपीएसएफ। तो देखिए, इसमें दो तरह का बॉडी होता है। आरपीएफ क्या कराता है कि एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम कराता है, और आरपीएसएफ क्या कराता है, जो ट्रेड्समेट का जो वैकेंसी होता है, वाटर कैरियर हो गया, कुक हो गया, इस सब का जो वैकेंसी होता है आरपीएसएफ के पास होता है, ठीक है। आरपीएसएफ कराता है। तो ये देखिए, दोनों का आरपीएफ में अगर कांस्टेबल जो लगते हैं, तो कांस्टेबल और ये ट्रेड्समैन, तो ये लेवल 3 होता है। लेवल 3 का जॉब होता है। लेवल 3 आपका पे स्केल 21,700 होगा, और जो एसआई होते हैं लेवल 6 का होता है। तो ये तीनों बहुत ही बढ़िया जॉब होता है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया जॉब होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी रहने वाली है आपका कितना रहने वाली है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी, यहाँ वैकेंसी का यहाँ पे क्या बात कहा गया है कि 2000 वैकेंसी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2000 रैंक ऑफ कांस्टेबल और वैकेंसी ऑफ 250 रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये अभी एक नोटिस किया हुआ है, अभी बात कहा जा रहा है मतलब। तो ये जो वैकेंसी है इंक्रीज हो जाएगी, इतना समझ जाइए। कम से कम बहुत पहले से भी आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि लगभग 9 या 10 हज़ार के आसपास वैकेंसी आएगी। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस माह के अंत तक आपको एक जो ऑफिशियल नोटिस आता है रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें डेट भी लिखा रहेगा, लास्ट डेट भी लिखा रहेगा, आपका एग्जाम डेट टेंटेटिव भी लिखा रहेगा। तो वैसा नोटिस भी आपको ये देखने को मिल सकता है जनवरी के लास्ट वीक तक, ठीक है ना। तो उसमें जो वैकेंसी रहेगी ये फिगर नहीं रहेगा, ज़रूर इसमें इसको अपडेट करके ज़्यादा वैकेंसी, लगभग इतना के अराउंड में आपका वैकेंसी रहने वाली है, समझ जाइए। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इतना वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन जो सिलेक्टेड जो सिलेक्शन लेने के लायक है वो इतना वैकेंसी में भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं। अब देखिए, पहले कुछ रूल चेंज हुए हैं। पहले क्या होता था कि जो 10% जो वैकेंसी था एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये तो पहले से भी था, अभी भी है। लेकिन जो महिलाओं के लिए क्या था कि पहले क्या था कि 50% रिजर्वेशन था आरपीएफ में, कि महिलाएं 50% हो सकती है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब 15% ही इसको कर दिया गया है। तो इस वैकेंसी में से भी 15% वैकेंसी की इनके लिए रिजर्व है, तो वीमेन के लिए रिजर्व है। तो ये पहले 50% था, तो ये बदलाव हुआ है। तो इसी बदलाव की वजह से फिर से नया नोटिफिकेशन ये सब आया है, ठीक है ना। अब देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा
तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, तो आपका एक CBT एग्जाम होगा। 3 फेस में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलने वाला है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, टू बी कंडक्ट बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। फेस 2 में आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है ना, तो ये फेस 2 में होगा। फिर आपका फेस 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये भी कंडक्ट कौन कराएगा, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कराएगी। तो ये देखिए पहले था जो आपका इससे पहले जो नोटिस आया था कमेटी गठित करने के लिए, तो उसी कमेटी में बात किया गया था कि पहले क्या होता था कि जो CBT एग्जाम है RPF कराती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो CBT एग्जाम है ये अब रेलवे रिक्रूटमेंट कराएगी। तो ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। अब देखिए नोट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर PET PMT, मतलब PET PMT के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब बात कर लेते हैं DB के बाद, DB के साथ ही मेडिकल भी हो जाता है, इतना समझ जाइए। अब एक और बात इसमें कर लेते हैं जो ट्रीटमेंट का होता है, तो इसी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि फेस 1 तो आपका सेम रहेगा, फेस 1 तो आपका सेम रहेगा, हालांकि थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो जाता है। तो उसमें 70 क्वेश्चन रहता है, इसमें 120 क्वेश्चन रहता है। ट्रीटमेंट में 70 क्वेश्चन ही रहता है, लेकिन 120 क्वेश्चन किस में रहता है, तो ये RPF में रहता है, कांस्टेबल में और SI में भी। तो वो आगे बात कर लेंगे हम लोग। तो उसमें जो ये फेस 2 में फिजिकल भी होगा, फिर आपका इसके बाद एक फेस 3 आ जाता है ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है, ट्रेड टेस्ट के लिए फेस 3 आ जाता है। उसके बाद फेस 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यही इसमें बदलाव हो जाता है ट्रेड्समैन में। अब देखिए बात कर लेते हैं, इधर सब इंस्पेक्टर हो गया, इधर कांस्टेबल हो गया। तो इसमें देखिए कुछ जोन बनाए गए हैं आपको, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। तो ये जोनल रेलवे है, ईस्ट में क्या कौन कौन सा आता है इधर आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से वीडियो को पॉज करके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल है नोटिस, तो आप लोग वहाँ से भेजाकर आराम से पढ़ सकते हैं DK IQVIL ऑफिशियल से, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है, सब इंस्पेक्टर में मिनिमम एज 20 चाहिए, मैक्सिमम एज कितना चाहिए, 25 चाहिए। और जो आपका 10th पास, कांस्टेबल में क्या चाहिए, तो 10th पास चाहिए, और मिनिमम एज कितना चाहिए, तो 18, मैक्सिमम एज 25 चाहिए। और सब इंस्पेक्टर में किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल के लिए दिया जाएगा, और OBC के लिए 3 साल को दिया जाएगा। अगर आप कोई यूआर EWS अगर कोई कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो इनको यूआर EWS के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, SC ST के लिए 10 साल, ये सब बात इसमें कहा गया है। ये सब आप लोग एक बार अच्छा से पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, मेन पॉइंट पर बात करने वाले हैं हम। अब देखिए हाइट का बात करें, हाइट का क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल मेजरमेंट। तो यूआर OBC के लिए जो हाइट लगने वाला है 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यूआर OBC के लिए। SC ST अगर आप हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए लगने वाला है। अगर आप यूआर OBC हैं तो अगर आपका चेस्ट के लिए बात करें ओनली फॉर मेल, तो चेस्ट के लिए अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुलाव के 80 और फुलाकर 85 होना चाहिए मेल के लिए। SC ST के लिए 76.2 और फुलाकर कितना चाहिए, 81.2 चाहिए, ठीक है। ये गोरखा गढ़वाल इस सब के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और 155 सेंटीमीटर क्या चाहिए, तो फीमेल के लिए हाइट चाहिए। 80-85 अगर आप मेल हैं तो 80-85 चाहिए आपको हाइट, चेस्ट। ये सब बात हो गया। एग्ज़ाम फी आपका जो इसमें रहता है क्या, तो यूआर OBC EWS के लिए 500 रुपये फ़ी लगता है, और SC ST के लिए 250 फ़ी लगता है, फीमेल के लिए भी 250 फ़ी लगता है। अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको इसमें से 100 रुपये डिडक्ट होकर 400 रुपये यूआर OBC EWS के लिए चला जाएगा बैंक अकाउंट में, रिफंडेबल है, और ये 250 का 250 रिफंडेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात आपका हो गया। अब देखिए फेस 1 में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी डिसाइडेड बाई RRB कंसल्टेशन विद द नोडल ऑफिसर RPF। तो वो अपना RRB करेगी, ठीक है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगी। अब देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोनों के लिए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए बात हो रहा है। और इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे,
जिसमें जीके के कितना रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कितना रहेगा 35 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। देखिए ये सब सिलेबस दिया गया है, जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग काफ़ी इजी होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है ना। फाइनलाइजेशन आफ्टर प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके बाद आपका पीटी पीएमटी होगा, फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे कुछ फिजिकल पीटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो जो सब इंस्पेक्टर अगर आप हैं तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा, और अगर आप कांस्टेबल हैं तो 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको रनिंग करना पड़ेगा 1600 मीटर। फीमेल के लिए जो सब इंस्पेक्टर फीमेल है उनको 4 मिनट में 800 मीटर, और कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर रनिंग करना है। लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट, और लॉन्ग जंप 14 फीट और फीमेल के लिए कितना है 9 फीट ही है। हाई जंप का बात करें तो 3 फीट 9 इंची मेल के लिए चाहिए। हाई जंप जो एसआई के लिए फीमेल के लिए कितना चाहिए तो 3 फीट चाहिए। कांस्टेबल के लिए जो हाई जंप चाहिए कितना चाहिए 4 फीट मेल के लिए, 3 फीट फीमेल के लिए चाहिए। तो ये बात हो गया। उसके बाद आपका फिर मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ये सब हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो चीज़ लगता है उसको वो सब आगे चलेगा। अब देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया लगा दिया गया है। 120 क्वेश्चन है। यूआर ओबीसी के लिए 42 कम से कम लाना पड़ेगा, और एसी एसटी के लिए 36 कम से कम लाना पड़ेगा, तभी जाके, हालांकि इससे नहीं रिजल्ट होता है, इससे ज़्यादा ही करना पड़ता है, लेकिन ये मिनिमम बात कहा जा रहा है। तो कंपटीशन इतना तगड़ा होगा कि आपको मिनिमम से कोई मतलब नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ एनेक्सर्स ऐड किए गए हैं, तो उस एनेक्सर्स को अगर आप इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आप इसको बनवा लीजिए, ठीक है, बनवा ही लीजिए, सर्टिफिकेट सबसे बेटर रहेगा। ये आप एसी/एसटी का सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पे पहले आप ब्लॉक से बनवा लीजिए, फिर क्या बोलते हैं अनुमंडल से बनवा लीजिए, एसी/एसटी वालों बनवा लेंगे, ठीक है, वहाँ से सिग्नेचर वगैरह करवा लेंगे। फिर ये ओबीसी के लिए भी ब्लॉक अनुमंडल कम से कम चाहिए, अगर चाहिए तो जिला से भी बनवा लीजिएगा, ओबीसी के लिए भी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस फाइनेंशियल ईयर का बनवा लेंगे, अब 2024 वाला बनवा लेंगे, सबसे बेटर रहेगा। तो यही सब इसमें बात कहा गया है। तो जो भी अपडेट होंगे उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जो भी ऑथेंटिक जानकारी था हम आपको बता दिए, और बस आप लोग तैयारी करते रहिए। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा, लगभग जनवरी के लास्ट तक फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, जिसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि आपका जो आरपीएफ का जो है फिर से मतलब उसमें लिखा रहेगा डेट की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक लास्ट डेट है। फिर उसमें टेंटेटिव डेट भी लिखा रहेगा सीबीटी का, वो भी लिखा रहेगा। और वैकेंसी ज़रूर इसमें से कुछ इंक्रीज ज़रूर होगी, उसके लिए टेंशन नहीं होना है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि और भी जो आपका आरआरबी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाती है, तो एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आ जाएगी। तो एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ये आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुका है, तो फरवरी को मानकर आप चल सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके आगे सब आते रहेगी, जो भी वैकेंसी खाली है रेलवे फिलअप करते रह सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जय हिंद। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी हमेशा मिलती रहे।